नेतृत्व का अर्थ। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को प्रभावित कर संगठन का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? इसमें योजना बनाना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, निर्देशन के बाद नियंत्रण होता है। वर्तमान में भविष्य की स्थिति का आकलन करना क्या कहलाता है? नेतृत्व, योजना बनाना होता है। फिर आता है संगठन। योजना को जिस स्थान पर लागू किया जाता है संगठन कहलाता है। फिर आती है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या होता है? नियुक्तिकरण में संगठन में कार्य करने हेतु लोगों का चयन नियुक्तिकरण कहलाता है। निर्देशन क्या कहलाता है? नियुक्त किए गए लोगों को काम देना। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है? योजना के अनुसार कार्य करवाने के लिए गए कदम नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। फिर आती है नेतृत्व की परिभाषा। नेतृत्व की परिभाषा में जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं? नेतृत्व एक प्रक्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्ध हो सकें। फिर आते हैं हेरोल्ड कुंज एवं बेहररिच। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे अपनी इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सकें, है ना। फिर आते हैं ग्लूएक। ग्लूएक क्या बोलते हैं? नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों की उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। मतलब कि इसके कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं वह व्यक्ति नेतृत्वकर्ता या नेता कहलाता है। फिर देखते हैं औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बारे में। औपचारिक संगठन क्या होता है? ऐसा संगठन जहां संबंध आधिकारिक होते हैं, है ना। और अनौपचारिक संगठन क्या होता है? जहां संबंध आधिकारिक नहीं होते हैं, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। फिर लीडर और मैनेजर में अंतर देख लेते हैं। नेता और प्रबंधक में अंतर। तो नेता क्या होता है? नेता औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों संगठन में होता है। प्रबंधक जो होता है सिर्फ औपचारिक संगठन में होता है। नेता क्या होता है? नेता के पास दूरदृष्टि होती है, लंबे समय की योजना होती है ना। और प्रबंधक यह लंबे समय की योजना को लागू करवाता है। फिर यह जोखिम लेते हैं। फिर जो प्रबंधक होते हैं जोखिम को प्रबंधित करते हैं। नेता का कोई पद नहीं होता है और इनके पद एवं जिम्मेदारी किसके? प्रबंधक के पूर्व से निर्धारित होती हैं। ये हो गए लीडर और मैनेजर में अंतर। फिर आती है नेतृत्व की विशेषता। लोगों के अंदर अच्छाइयों को निकालकर उसे मजबूती देना, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास कौन करता है? नेतृत्व। व्यवहार में परिवर्तन कर उन्हें संगठन के लक्ष्य की ओर जोड़ता है। फिर नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताता है। मतलब जो नेतृत्व आपस में समझ पैदा करता है जिससे अनुयायियों से अच्छे संबंध स्थापित हो सकें। ये क्या हो गई? नेतृत्व की विशेषताएं। फिर आता है नेतृत्व का महत्व। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपस में सामंजस्य हेतु, संगठन को प्रभावशाली दक्षता पूर्वक कार्य करने हेतु। फिर आते हैं अच्छे नेता के गुण। इनकी शारीरिक बनावट। नेतृत्वकर्ता को शारीरिक रूप से मजबूत रहना चाहिए जिससे वह हर कार्य को उत्साह एवं उमंग के साथ कर सकें। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के माध्यम से अनुयायियों को प्रभावित करते हैं। ईमानदारी, यह अनुयायियों के मन में विश्वास जगाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पहल की बात करें तो अवसर का इंतजार नहीं करना अपितु अवसर खुद से उत्पन्न करना, है ना। संप्रेषण कौशल, संगठन के लक्ष्य को अनुयायियों को समझाना, ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कौशल कहलाता है। ये हैं अच्छे नेता के गुण। अगला गुण है अभिप्रेरणा कौशल। मतलब लोगों के मन में उत्साह एवं उमंग को भर देना जिससे वह नेतृत्वकर्ता के अनुसार कार्य कर सके, उसको कहते हैं अभिप्रेरणा कौशल। फिर आता है आत्मविश्वास। नेतृत्वकर्ता को विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने हेतु आत्मविश्वास आवश्यक होता है। फिर आते हैं निर्णय लेने की क्षमता। अलग अलग परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। ये हो गई अच्छे नेता की विशेषताएं या गुण।
फिर आता है नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली क्या होती है? नेतृत्वकर्ता अपने अनुभव, ज्ञान, तथ्य, मान्यता आदि के आधार पर जो शैली अपनाता है उसे नेतृत्व शैली बोला जाता है। लेविन, लिपिट और व्हाइट के अध्ययन के अनुसार प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की 3 मूल शैलियां हैं। एकतंत्री शैली, लोकतंत्री शैली, आबंधता, है ना, जिसको लेजिस केयर कहते हैं, लेजिस फेयर कहते हैं, फेयर। एक तंत्री शैली तथा सत्तावादी नेता क्या होती है? जिसको निरंकुश भी बोला जाता है। यह नेतृत्वकर्ता स्वयं ही सभी निर्णय लेता है। यह हठकर्मी होता है और अपने निर्णय का विरोध नहीं करता है, नहीं करना पसंद करता है। यहाँ संचार एक तरफा होता है। इनके उपयोग कहाँ कहाँ हैं? सेना में, आपातकालीन स्थिति में, जहाँ अनुयायी ज़्यादा पढ़े लिखे तथा अनुभवी ना हो वहाँ एक तंत्री नेतृत्व शैली लागू होती है, वहाँ उपयोग किया जाता है। लाभ क्या है? निर्णय तुरंत लिए जाते हैं। नुकसान क्या है? अनुयायी अपनी पहल नहीं कर पाता तथा रचनात्मकता का अभाव होता है इसमें। ठीक है, फिर आती है लोकतंत्री अथवा सहभागी नेता, है ना, जो लोकतंत्री होते हैं। इनमें नेतृत्वकर्ता अपने अनुयायियों से विचार विमर्श कर निर्णय लेता है। इसमें 2 तरफा संप्रेषण होता है ना, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है इसमें। उपयोग क्या कहाँ है इसके? जहाँ नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के बीच अच्छी समझ हो वहाँ इनका उपयोग किया जाता है। लाभ क्या है इसके? निर्णय लंबे समय के लिए अच्छे होते हैं, सभी अनुयायी इसमें हिस्सा लेते हैं। नुकसान क्या है? निर्णय लेने में समय लग सकता है इसमें। फिर आती है आबंध अथवा मुक्त नेतृत्व शैली। ये क्या होती है? यह शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है लेट्स देम डू, उन्हें करने दो। इसमें नेतृत्वकर्ता अपने निर्णय लेने का अधिकार अपने अनुयायियों को दे देता है। मतलब इसमें निर्णय लेना स्वतंत्र होता है, अनुयायी जो कार्य करने वाले होते हैं वो भी इसमें निर्णय ले सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ है? जहाँ अनुयायी अत्यधिक कौशल युक्त हों, अनुयायियों पर अधिक विश्वास हो। लाभ क्या है इसके? निर्णय बहुत शीघ्र एवं सही लिए जाते हैं। और नुकसान क्या है? अनुयायी कभी कभी दबाव नहीं होने के कारण कार्य नहीं करते हैं। ये इसके नुकसान हैं। फिर आते हैं प्रमुख नेतृत्व सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? महान व्यक्ति सिद्धांत, ग्रेट मैन सिद्धांत या ग्रेट मैन थ्योरी जिसको बोलते हैं, है ना। ये क्या होती है? नेतृत्वकर्ता पैदा होते हैं, नेतृत्वकर्ता में जन्म से ही नेतृत्व के गुण शामिल होते हैं, है ना। नेतृत्वकर्ता बनाए नहीं जाते, अपितु उनमें जन्मजात यह गुण पाए जाते हैं। ये हो गई ग्रेट मैन थ्योरी, है ना। दूसरा है व्यवहारिक नेतृत्व सिद्धांत, बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी। ये क्या होती है? नेतृत्वकर्ता पैदा नहीं होते हैं, अपितु बनाए जाते हैं। वे समाज में रहकर सीखते हैं तथा समाज में व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी हुए। वह विकट परिस्थितियों से विचलित हुए बिना उसका समाधान करते हैं तथा उनसे जीवन का अध्याय सीखते हैं। ये हो गई व्यवहारिक नेतृत्व शैली। फिर आता है आकस्मिकता सिद्धांत। नेतृत्व स्थिति पर निर्भर करता है ना, मतलब कि कौन सी आकस्मिक स्थिति आ जाए उस पर निर्भर करता है। नेतृत्वकर्ता अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्णय लेता है। ये हो गई आकस्मिकता सिद्धांत, स्थिति पर निर्भर करती है। लेन देन संबंधी नेतृत्व सिद्धांत क्या होता है? इसे करेक्ट एंड स्ट्रिक्ट नियम भी कहते हैं। यहाँ नेतृत्वकर्ता अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार तथा बुरे कार्य करने वालों को दंड देता है। ये हो गई लेन देन संबंधी नेतृत्व सिद्धांत। फिर आता है नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। ये क्या होता है? नेतृत्वकर्ता अनुयायियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है और उन्हें सफल जीवन का मार्गदर्शन देता है। ऐसे नेता को करिश्माई नेता कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नेतृत्व कंप्लीट। ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी देख लेते हैं इसी में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे कहते हैं। दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसको क्या कहते हैं? अब भी पढ़े हैं हमने, लोकतांत्रिक, है ना। 2 तरफा संचार होता है इसमें।
फिर निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? यह एक व्यक्ति को दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर ले जाता है। नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है। यह संगठन में वांछित परिवर्तन की ओर जाता है। तो क्या है? नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया नहीं है, है ना? क्या आ जाएगा? सी नंबर। फिर संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर्यवेक्षण, संचार, नेतृत्व, प्रेरणा। क्या कहलाती है? नेतृत्व। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है? कौन सी नहीं है? निरंकुश, लोकतांत्रिक, अहस्तक्षेप और नौकरशाही। कौन सी नहीं है? नौकरशाही। फिर नेतृत्व कहलाता है अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रतिनिधि मंडल को विकेंद्रीकरण, भर्ती और चयन, ऊपर के सभी। तो क्या कहलाता है नेतृत्व? अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, ए नंबर। फिर आता है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेरणादायक सिद्धांत, गुण सिद्धांत, समूह सिद्धांत, आकस्मक सिद्धांत। तो कौन से सिद्धांत कहलाएंगे? व्यक्तित्व पर जोर देने वाले गुण सिद्धांत। फिर आता है गुण सिद्धांत क्या होता है? अभी देखिए हमने एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, एक प्रभावी और अप्रभावी नेता के बीच अंतर, एक नेता की सफलता, एक नेता की असफलता। क्या कहलाता है? एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, ए नंबर। आकस्मिक सिद्धांत किस खालिस्तान पर ध्यान केंद्रित करते हैं? व्यक्तित्व, चर, अनुयायियों को प्रेरित करने और बदलने के लिए नेता की क्षमता, स्थितियों पर और मूल्य और नैतिकता पर। अब भी पता है हम क्या आएगा? स्थितियों पर। फिर आता है एक लेन देन नेता के खालिस्तान कहलाता है कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कृत तथा गलती पर दंड देना, यही आएगा, ए नंबर। नेता जो दूसरों की नहीं सुनकर खुद सारे फैसले लेते हैं, लोकतांत्रिक, निरंकुश, अहस्तक्षेप, सब। क्या आएंगे? निरंकुश, बी नंबर। समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बिना नेता भागीदारी के साथ खालिस्तान के तहत है। निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली, मुक्त लगाम शैली, रचनात्मक शैली। क्या आ जाएगा? मुक्त लगाम शैली। फिर आता है किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों से विचार विमर्श कर निर्णय लेता है? कौन सी शैली? लोकतांत्रिक शैली में। फिर आता है लेन देन नेता वह है जो लोगों को प्रेरित करता है और उनके साथ मजबूत बातचीत करता है। नेता एक मानक निर्धारित करता है और उनके अनुसार अनुयायियों को कार्य करने के लिए कहता है। क्या आ जाएगा? बी नंबर। फिर एक परिवर्तनकारी नेता होता है। क्या होता है? कोई है जो संगठनात्मक निर्णय में शामिल है। टेलर जैसा नेता जिसने प्रबंधन अपने करने के नए तरीके प्रदान किए। एक नेता जो कर्मचारी को बेहतर दृष्टि प्रदान करके भविष्य के नए स्तरों पर जाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आ जाएगा? सी नंबर। फिर आता है करिश्माई नेता कौन कहलाते हैं? सभी मानदंडों का पालन करने वाले, पारंपरिक व्यवहार करते हैं, कर्मचारियों की ज़रूरतों और भावनाओं की अनदेखी करते हुए अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, व्यक्तिगत जोखिम से बचते हैं, भविष्य की एक दृष्टि प्रभावित करते हैं, जो भविष्य की ओर दृष्टि प्रस्तावित करते हैं जो वर्तमान स्थिति से बेहतर हो। क्या आ जाएगा? डी नंबर। फिर आता है इनमें से कौन विश्वास का एक आयाम है जिसे ईमानदारी, सच्चाई तथा शब्दों और कार्यों के बीच अंतर प्रदर्शित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? कौन है? अखंडता। कौन सी नेतृत्व शैली नहीं है? लेन देन, परिवर्तनकारी, संचरण या गुण। कौन सी नहीं है? संचरण। नेता बनने के लिए मुख्यतः किस कौशल की आवश्यकता होती है? पारस्परिक कौशल, तकनीक कौशल, भावनात्मक कौशल, सभी। तो किसकी होती है? सभी की, है ना। नेतृत्व करने की क्षमता निम्न में से किन तत्वों पर आधारित है? दूसरों को प्रभावित करने, दूसरों को प्रेरित करने, दूसरों को संगठित की प्रभावशीलता और सफलता के लिए योगदान करने में सक्षम बनाता है। क्या आ जाएगा? हाँ, ये आ जाएगा डी नंबर।
फिर आया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा नेता अपनी टीमों को प्रेरित और अभिप्रेरित करते हैं? कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन करके, एक सम्मोहक दृष्टिकोण स्थापित करके, उपलब्धियों को पहचानकर और विकास के अवसर प्रदान करके। क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, श्री अमित अपने संगठन के कर्मचारी हैं और यदि वह निष्पादन में सहयोग नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उसे खुलेआम चेतावनी दें ताकि दूसरे लोग उससे कुछ ना सीखें। उससे अकेले में बात करें और अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचें। उसे एक उपहार दें ताकि वह काम करने के लिए प्रेरित हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। फिर नेता के लिए प्रतिनिधिमंडल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रत्यायोजन उत्पादकता को कम करता है, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल भ्रम और अक्षमता पैदा करता है, क्योंकि नेता को नियंत्रण बनाए रखने के लिए सभी कार्य स्वयं करने चाहिए, क्योंकि यह टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और नेता को रणनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। क्या आ जाएगा? डी नंबर। फिर आता है 24 में, जब नेता को टीम के बीच झगड़ों का सामना करना पड़ता है तो वह अपनी टीमों के झगड़ों को प्रभावी ढंग से कैसे संभालता है? संघर्षों पर ध्यान न दें और आशा करें कि वे स्वयं हल हो जाएं। सक्रिय रूप से सुनें, चर्चाओं में मध्यस्थता करें और लाभकारी समाधान खोजें। बी नंबर आ जाएगा। फिर यदि नेता विफल हो जाता है तो नेता विफलताओं और असफलताओं को प्रभावी ढंग से कैसे संभालता है? असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना, विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और जिम्मेदारी लें। बी नंबर आ जाएगा। तो ये रहे नेतृत्व और नेतृत्व के MCQs।